इस वर्ष का अपना विजयादशमी उत्सव अनेक कारणों से अनेक लोगों को विशेष प्रकार का लग सकता है। परिवर्तित गणवेश में पहला ही उत्सव होने के नाते हमारे पत्रकार बंधुओं की नजर उस पर ज्यादा है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे ही 90 साल पूर्ण करके संघ 91 साल में अब चल रहा है, इसके बाद ये भी किसी किसी को विशेष लग सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती, कुछ कार्यक्रम इस 25 सितंबर के पहले साल भर हुए, कुछ कार्यक्रम इस 25 सितंबर के बाद आगे साल भर होने जा रहे, वो भी एक विशेष लग सकता है। मैं और एक विशेषता पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इस वर्ष 4 महापुरुषों के विशेषताओं का स्मरण करने का वर्ष है। शैव दर्शन के मूर्धन्य आचार्य श्री अभिनव गुप्त कश्मीर में रहे, चतुरस्त्र प्रतिभा के धनी थे, अनेक शास्त्रों में उनकी गति थी। काव्य, नाट्य, चित्रकला, संगीत, भाषाशास्त्र, ध्वनि शास्त्र, ऐसे सब विषयों में उनके द्वारा बहुत गहरे और बहुत प्रभावी हस्तक्षेप किए गए हैं। आज की तारीख तक उनका अध्ययन किए बिना उस शास्त्र का अध्ययन पूर्ण नहीं होता। ध्वनि शास्त्र में तो जो ध्वनि की शक्ति है परम तत्व तक पहुंचाने की, उसके बारे में उन्होंने जो कुछ काम किया है, लिखा है, वो केवल ध्वनि शास्त्र के अध्येता नहीं, तो संगणक शास्त्र के वैज्ञानिक भी आज अध्ययन करते हैं। साक्षात्कारी संत थे। और सबसे बड़ा काम उन्होंने भारत की सनातन संस्कृति जो है, विविधता में एकता को देखने वाली, उसका पुनः प्रवर्तन कश्मीर की भूमि से किया। कश्मीरियत शब्द हम सुनते हैं। कश्मीर का कश्मीरपन अभिनव गुप्त को छोड़ के पूर्ण नहीं हो सकता। अनेक संप्रदायों से उन्होंने उनके तत्व की शिक्षा ग्रहण की। सब प्रकार के भेदों का निषेध किया और शिव की आराधना करते हुए, शिव का साक्षात्कार करते हुए, बड़गांव के पास कश्मीर में बीरवा नाम का गांव है, वहां एक गुफा है, भैरव गुफा कहते हैं कि वहां वो शिवत्व में लीन हो गए, शिवरूप हो गए। शैव संत उत्तर से चले। आज की तारीख में उत्तर भारत में अधिक नाम वैष्णवों का चलता है। शैवों का अधिक बोलबाला दक्षिण में मिलता है, लेकिन दक्षिण से एक वैष्णव संत चले, उनका भी 1000वां वर्ष है, रामानुजाचार्य। उनकी विशेषता यह है कि उनकी आराध्य मूर्ति, उसकी आराधना करने लगे, एक उत्सव मनाना था, तो उनको सपने में ऐसा आदेश हुआ कि उत्सव मूर्ति मेरी दिल्ली के बादशाह के पास है, तो वहां से लेके आओ। तो गए, पैदल चल के उस जमाने में दिल्ली गए, अपनी बात बादशाह के दरबार में मनवाई और मूर्ति लेकर वापस आए। लेकिन बादशाह के यहां जब वो मूर्ति रही तो बादशाह की लड़की जो थी, कन्या थी, उसका उस मूर्ति से लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया कि मूर्ति के पीछे पीछे वो भी दक्षिण में गई। तो उसकी भक्ति को देखकर जहां उस उत्सव मूर्ति की स्थापना हुई, मेलकोटे नाम का स्थान है, वहां उसका भी स्थान बनाया रामानुजाचार्य ने, और अपने आयु के अंत तक वो लड़की
वहां हरिभक्त बन के रही। जीवन में सब प्रकार के भेदों का निषेध करते हुए दक्षिण के इस वैष्णव महापुरुष ने और उत्तर के उस शैव महापुरुष ने धर्म का पवित्रतम और सत्य आचरण अपने प्रतिक्षण जीवन में करते हुए हमारे लिए एक संदेश छोड़ा है। दसवें श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका भी ये 350वां वर्ष है। धर्म के लिए, देश के लिए, दुनिया के दुखी पीड़ित सताए हुए लोगों के लिए उन्होंने सतत जीवन भर संघर्ष किया। कहानी आप सबको पता है। अपने पूरे वंश का बलिदान कर दिया। हिंद की शान के लिए 4 पुत्रों का बलिदान दिया और सतत संघर्षरत रह के और देश, धर्म, समाज का झंडा ऊंचा करके रखा उन्होंने। उनका दिव्य समर्पण और ये जुझारू वृत्ति इतनी बड़ी थी कि लाहौर के भाषण में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू युवाओं को जो उपदेश किया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आदर्शों का अनुकरण करने का उपदेश किया। ऐसे ही हम विदर्भ के लोग जिनसे सुपरिचित है, श्री गुलाबराव महाराज, उनकी जन्मशती चल रही है। अंग्रेजों के गुलामी के दिन थे और हम लोग इतने आत्महीन हो गए थे अंग्रेजी विजेताओं की चकाचौंध में और उनके द्वारा हमारे बुद्धि में डाले गए भ्रम के मारे। उस अवस्था में लगभग जन्म से अंध, जन्म के कुछ ही महीने बाद अंध बन गए। लेकिन उस परिस्थिति में भी इतना विस्तृत अध्ययन किया। शुद्ध भक्ति मन में थी। ज्ञानेश्वर महाराज का साक्षात्कार हुआ, उन्हीं से दीक्षा मिली ऐसा कहते हैं। स्वयं को वो ज्ञानेश्वर महाराज की कन्या कहते थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में देश विदेश के जो प्रवाह है और विज्ञान के क्षेत्र में भी जो देश विदेश के आधुनिकतम उस समय प्रवाह थे, उन सब का उन्होंने अध्ययन किया। जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, कई भाषाओं के ग्रंथ उनको मुखोद्गत रहते थे। कोई संदर्भ आया तो वो कौन से पन्ने पर है, कौन सा परिच्छेद है, सब बता सकते थे। और कहना उनका यह था कि विज्ञान की प्रगति होनी है सत्य तक, और विज्ञान अगर मानवीय बनना है और उसका सार्थक अगर होना है तो अध्यात्म के साथ उसका समन्वय होना पड़ेगा। और भारतीय आध्यात्मिक विचार में इतना सामर्थ्य है, विश्व के सब पंथ संप्रदायों का समन्वय उसके तहत हो सकता है। और इसलिए इस अपने ज्ञान को सीखो, उस पर गौरव करो, उसके स्वाभिमान के आधार पर अपने जीवन की युगानुकूल पुनर्रचना करके विज्ञान की सार्थकता, अध्यात्म आधारित विज्ञान और भारतीय अध्यात्म के आधार पर विश्व भर के पंथ संप्रदायों का समन्वित चलना, इसके लिए जीवन जियो। इन 4 महापुरुषों के संदेश हम सब लोगों के लिए आज बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि आज की परिस्थिति जब हम देखते हैं तो बातें ध्यान में आती। परिस्थिति में ये तो दिखता है कि अभी जो शासन चल रहा है वो काम करने वाला है, उदासीन रहने वाला नहीं।
और जो कुछ योजनाएं उनकी चली है, करने के लिए अपेक्षाएं बहुत है और बहुत कुछ होने को बाकी है, फिर भी जिस ढंग से चले हैं कुछ करेंगे ऐसा विश्वास, और अपना देश अच्छा हो सकता है ऐसा विश्वास समाज के मन में पैदा हुआ है और देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस बात को कोई नहीं नकारता, परंतु हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जो भारत के प्रभाव को नहीं चाहती, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो दुनिया समन्वय से चलेंगी, भेदों का तिरोधान होगा, और जिनके दुकान भेदों पर ही चलते हैं, कट्टरता पर ही चलते हैं, अतिवादिता पर ही चलते हैं, ऐसी ताकतें दुनिया में है जो भारत को आगे बढ़ना देना नहीं चाहती। थोड़ा बहुत उनका प्रभाव भारत में भी निर्माण करने का उनका प्रयत्न रहता है। हमारे यहां के स्वार्थों के कारण उनको पोषित करने वाले भी मिल जाते हैं। ऐसे लोगों को भारत में इस प्रकार के शासन का होना और भारत देश का आगे बढ़ना यह सुहाता नहीं। हमारी प्रजातंत्र की रीति है। अब प्रजातंत्र में जो सत्ता में नहीं पहुंचे ऐसे विरोधी दल रहते हैं, और विरोधी दल शासन की कमियों को ही ज्यादा अधोरेखांकित करते हुए अपनी बात कहते हैं, और उसमें कुछ गलत भी नहीं। प्रजातंत्र में बहुसंख्या वाले और अल्पसंख्या वाले जो दल रहते हैं, उनके आपस के इस संघर्षण में से ही देश के विकास पथ के लिए एक सर्व सहमति बनती है, और शासन की नीतियों की सजग निगरानी भी होती है, समीक्षा भी होती है। यह प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। परंतु हमारे समाज में कुछ दोष भी है। कुछ वर्णन तो हमारे प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा। भेद है, अपने जाति भाषा पंथ संप्रदाय को लेकर अहंकार युक्त वर्तन करने की एक बात चलती है, और उसके चलते कभी कभी जो नहीं होनी चाहिए ऐसी घटनाएं भी घटती है। वास्तव में एक ही समाज के किसी बंधु को, वो किसी विशिष्ट वर्ग का है, जाति का है, इसलिए अपने जाति वर्ण का अहंकार रखने वाले लोगों के द्वारा अपमान और प्रताड़ना सहन करनी पड़े, ये आज के हम भारतीयों को शोभा न देने वाली बात है, शर्मसार करने वाली बात है। ये बातें होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा देश है, कहीं कहीं हो जाती है। तो ये जो स्वार्थी शक्तियां हैं वो उसका लाभ लेना चाहती है। घटनाएं घटे ही नहीं तो अच्छा है, लेकिन घट जाती है तब उनका आधार लेकर समाज में ये दूरियां और बढ़े, ऐसा क्रियाकलाप करते हैं। कभी कभी घटना छोटी रहती है, लेकिन उसको बड़ा बना के प्रचार माध्यमों में अपनी जो पैठ है उसका आधार लेके तो कांटे को नासूर बनाने का काम करते हैं। कभी कभी तो जो घटा नहीं वो भी घटा है, ऐसा असिद्ध प्रचार करके उनका ये उद्योग चलता रहता है कि वर्तमान शासन, अभी ये एक शासन है, दूसरा कोई होता उसके लिए भी वही करते, क्योंकि भारत का शासन भारत के प्रजा का विश्वस्त न हो, यो चाहते, वो विश्वास टूटे। देश के लिए भारत के लोग एक हो रहे, वो एक न हो, और उनका प्रयास रहता है कि हम फिर से जैसे ब्रिटिशों के जमाने में हम अपने आप को तुच्छ मानते थे वैसे बन जाए। इसलिए परंपरा, रीति रिवाज, उसमें जो गलत है सो तो गलत है, लेकिन जो सही है उसके बारे में भी मन में भ्रम उत्पन्न करने का। अब जैसे गौरक्षा का कार्य है,
देश में अनेक भले लोग कर रहे हैं, संत सज्जन कर रहे हैं। जैन समाज तो पूरा का पूरा गो वंश प्रेमी है, उसकी बहुत बड़ी संस्था और बहुत सारे लोग उसमें लगे हैं। सब लोग समाज के भले नागरिक हैं। गोवंश रक्षण संवर्धन और गोहत्या बंदी की तरफ बढ़ो, संविधान के मार्गदर्शक तत्व में ये निर्देश है। बहुसंख्यक किसान हमारे देश में है, उसमें भी छोटे किसान बहुत ज्यादा है, 2-3 एकड़ की भूमि ज्यादा से ज्यादा रखने वाले। उनके भूमि पर गाय से खेती चलती है, गोबर गोमूत्र का उपयोग है। परसों में निड़ोना गया था, निड़ोना यवतमाळ के पास है, वहां शोध केंद्र चलता है। अकालग्रस्त किसानों के लिए वहां काम चल रहा है स्वयंसेवकों के द्वारा, और किसानों की आत्महत्या का कलंक पूरा धोने का प्रयास है। वहां उन्होंने जो प्रयोग किए हैं, पहले तो 4-5 ही किसान साथ में है, आज 600 किसान उनके साथ उनके निर्देश में खेती कर रहे हैं। तो गोमय गोमूत्र के आधार पर जैविक खेती वो कराते हैं, लागत आधी हो जाती है और उत्पादन 1.5 गुना बढ़ जाता है। विज्ञान सम्मत भारतीय गाय की सारी गुणवत्ता है, सारी दुनिया ने मानी है आज, और अपने अर्थतंत्र का आधार है। परंपरा के अनुसार गौ माता है, और इसका काम करने वाले सारे गौरक्षक भले लोग हैं। इसलिए कानून मर्यादा, संविधान मर्यादा के अंदर रहकर ही अपना काम करते हैं। देश में कानून है, वो क्या आज के सरकार या आज जिनका सरकार है उस दल ने नहीं बनाए, अनेक लोगों ने बनाए। पहले से राज्यों में गौरक्षा के कानून है। पूरे भारत में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल्स, पशुओं के प्रति क्रूरता न बरतने के लिए कानून है। उन कानून संविधान का अमल हो, इसलिए कभी कभी इन गौरक्षकों को कहीं आंदोलन अभियान भी करना पड़ता है। उसको करते समय भी किसी भी प्रकार की उत्तेजना न लाते हुए पूरा का पूरा कानून की सीमा के अंदर रहकर चलने का उनका प्रयास रहता है। अगर ये नहीं रहा तो घटनाएं घटती है, और घटनाएं घटती है तो शासन तो कानून सुव्यवस्था का पालन कराने के लिए है, तो उसको उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन शासन के द्वारा दिए गए उपाय करते समय प्रशासन को यह ध्यान में रखना चाहिए कि समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए अथवा स्वयं कानून व्यवस्था को न मानने वाला स्वभाव होने के नाते जो लोग कुछ उपद्रव करते हैं ऐसे विषयों को लेकर, उनके साथ गौरक्षा करने वालों की तुलना हो नहीं सकती। उन दोनों को अलग करके देखना चाहिए। ऐसा न देखते हुए बवंडर खड़े करने का शक्तियों का प्रयास है, उपद्रवी शक्तियों का प्रयास है। उसके झांसे में न आते हुए संविधान सम्मत, विज्ञान सम्मत, परंपरा सम्मत और देश के लिए, देश की जनता के लिए सर्वथा लाभकारी गौ सेवा का, गौ रक्षा का काम करने वालों को उसके नाम पर उपद्रव करने वालों से अलग करके देखना पड़ेगा। समाज में ये बुद्धि जगानी पड़ेगी, प्रशासन में ये बुद्धि जगानी पड़ेगी, क्योंकि जागते नहीं रहे तो खतरे कुछ टले नहीं है। अभी 2014 में शासन में परिवर्तन हो गया इसलिए हम लोग सोने के लिए खाली हो गए, ऐसा नहीं है। समाज को सदैव जागरूक रहना पड़ता है और परिस्थिति भी ऐसी है। विशेषकर जम्मू कश्मीर की चर्चा पिछले दिनों रही, चिंता बढ़ाने वाली परिस्थिति है। संकल्प हमारे नेताओं का पक्का है, ये अच्छी बात है। पहले भी संसद 2 बार प्रस्ताव कर चुकी है और अभी भी बार बार वक्तव्य आए हैं
कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान सहित सारा कश्मीर भारत का है। ये जो वक्तव्य की दृढ़ता वगैरह है, वो क्रियान्वयन में भी वैसी ही उतरनी चाहिए, इसकी आवश्यकता रहती है। और वहां की कुछ बातें भी ठीक करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इसीलिए कुछ दिन पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को विजय के साथ विश्वास की आवश्यकता है। अभी वहां अंदर जो उपद्रव हो रहे हैं या होते थे, अभी बहुत नरम हो गए। उनका क्षेत्र बहुत छोटा है। पूरा जम्मू, पूरा लद्दाख और कश्मीर घाटी का बड़ा भाग इन उपद्रवों से लगभग मुक्त है। वहां पर राष्ट्रीय शक्तियों का बल बढ़े, राष्ट्रीय समाज पक्का हो, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। उपद्रव क्षेत्र में उपद्रव करने वालों को दृढ़ता से निपटना चाहिए, लेकिन ऐसी नीति चलते समय केंद्र और राज्य इनका एक मत एक नीति चाहिए, एक दिशा चाहिए। यहां दृढ़ता है और वहां मुक्त है। वहां पर राष्ट्रीय शक्तियों का बल बढ़े, राष्ट्रीय समाज पक्का हो, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। उपद्रव क्षेत्र में उपद्रव करने वालों को दृढ़ता से निपटना चाहिए, लेकिन ऐसी नीति चलते समय केंद्र और राज्य इनका एक मत एक नीति चाहिए, एक दिशा चाहिए। यहां दृढ़ता है और वहां थोड़ी सी कोताही है, ऐसे चलेगा नहीं। तो राज्य और केंद्र की नीति में इस प्रकार से समन्वय हो, इसकी आवश्यकता है। बहुत अच्छे प्रशासन के साथ विश्वास देने की आवश्यकता है। विकास के काम होते नहीं, इतना पैसा वहां जाता है, कहां जाता है पता नहीं। लोगों में यह भावना है कि हमको कुछ नहीं। भाषण में कहा कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं रुको, हम आपको बसाएंगे। तो बेचारे रुक गए। अभी तीसरी पीढ़ी है, उनको राज्य की नागरिकता के अधिकार नहीं है, वहां पर उनके लिए रेशन कार्ड नहीं है, वहां पर उनके लिए नौकरी नहीं है। कितने दिन राह देखनी है? अड़तालीस में पाकिस्तान का जो आक्रमण हुआ, कुछ हिस्सा पाक ने हथिया लिया, वहां से विस्थापितों के लोग आए हैं। दशकों से हमारे कश्मीरी पंडित हिंदू बंधु शरणार्थी नाते बाहर है। ये सब लोग वहां अपनी सुरक्षा के प्रति पूर्ण आश्वस्त और सशक्त होकर बसे। भारत भक्त और हिंदू बने रहकर वो अपने अपने स्थान पर जैसे पहले कभी बसते थे उतनी अच्छी तरह रह सके, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करके उनको न्याय दिलाना होगा। कितने साल, दशक बीत गए, अभी भी उनका सपना है, वो पूरा करना पड़ेगा। ये सारी बातें होगी तब तो जनता को लगेगा कि हाँ भाई, भारत में अन्य प्रांतों में जैसी सरकारी चिंता करती है जनता की, वैसी कम से कम चिंता हमारी हो रही। सात्मीकरण कहते हैं। सात्मीकरण के लिए अनुकूलता इससे उत्पन्न होगी, इसकी आवश्यकता है। यह साथ साथ होगा उपद्रवियों को दृढ़तापूर्वक निपटने के साथ साथ, तब वहां विजय के साथ विश्वास की भी अनुभूति होगी। और हम सब जानते हैं कि कश्मीर की
कश्मीर की उपद्रवकारी शक्तियों को उकसाने का काम सीमा पार से होता है। छुपी बात नहीं है, सारी दुनिया इसको जानती है। और उनको अच्छा जवाब भी हमारे शासन ने दिया है। प्रास्ताविक में महानगर संघ चालक जी ने अभिनंदन किया, मैं फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। शासन के नेतृत्व में हमारे सेना ने जो साहस दिखाया है, शौर्य पूर्वक जो काम यशस्वी करके दिखाया है, फिर एक बार पूरी दुनिया में भारत की सेना की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई, भारत देश की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई। और उपद्रवी को संकेत मिला कि सहन करने की भी मर्यादा होती है। यशस्वी राजनय के द्वारा जो बार बार विनाकारण हमारी शत्रुता करता और उपद्रव करता है, उसको अलग थलग कर दिया। एक अभिनंदनीय काम इस शासन के नेतृत्व में हुआ है। हमारे सेना दलों ने जो पराक्रम दिखाया है, हम सभी लोग उसके गदगद हैं, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परंतु हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये सारा होते समय हमको एक संकेत भी मिला है, और अभी हमने ये जो कदम उठाया है तो आगे उसकी और आवश्यकता है कि हमारे सीमाओं के सुरक्षा में बिल्कुल एक क्षण की भी ढिलाई महंगी पड़ सकती है। वहां की तैयारी पक्की और सदैव जागृत होनी चाहिए। हमारे सामरिक बल पूर्णतया सुसज्ज होने चाहिए। हमारे सामरिक बल, हमारे सीमा रक्षक, हमारा सूचना तंत्र, सबके बीच में एक सुंदर समन्वय चाहिए, और ये तीनों साधन संपन्न होने चाहिए। क्षण भर की ढिलाई भी महंगी पड़ सकती है, कहां से कौन घुसेगा। और इसलिए सीमाओं का बंदोबस्त भी बहुत महत्व की बात है। सागर की खुली सीमा है, जंगल पहाड़ों से कृत्रिम रीति से देश का विभाजन किया, इसलिए जो सीमा बनी वो उसी प्रकार की सीमा है, तो कहीं कहीं सच्छिद्र भी है। उसकी चौकसी, उसकी निगरानी, इसमें ढिलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि इन सीमा प्रदेशों में अपने देश के तरफ जो प्रांत सीमा से लगते हैं, उन प्रांतों में कुछ अलगाववादी शक्तियां उपद्रव करती हैं, कुछ आपराधिक ऐसे संगठन हैं, छोटे छोटे समूह हैं जो सब प्रकार की तस्करी कहते हैं। नशीली दवाओं का प्रचार प्रसार भी होता है। विदेशी गुप्तचर एजेंसियों के साथ साठगांठ रहती है, शस्त्रों का भी इधर उधर आना जाना, उग्रवादियों का भी इधर से उधर आना जाना। इन सब में संलिप्त समूह वहां पर कार्यरत है। यह स्थिति हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अच्छी नहीं है। भू सीमा और सागरी सीमा के लगे प्रांतों में हम लोगों को, समाज को, प्रशासन को और शासन को, तीनों को ऐसे तत्पर रहना पड़ेगा कि वहां किसी प्रकार की गड़बड़ी करना संभव नहीं होगा उपद्रवी शक्तियों को। घुस के चले आते हैं, अंदर तक कैसे हो सकता है? कौन उनको लेके आते हैं, देखकर भी कौन नहीं बताते हैं। ये जो सारी बातें होती है, उसका उपाय एक ही है, ऐसी गतिविधियों को भी उन प्रांतों से निकाल देना, समाप्त करना। शासन, प्रशासन, समाज, तीनों की कड़ी निगरानी इसके लिए आवश्यक है। सीमा सुरक्षा का काम चलना चाहिए। संघ के स्वयंसेवक सीमाओं के लगत के प्रांतों में इस दृष्टि से समाज को जोड़कर उसका मनोधैर्य बनाए रखने वाले अनेक सेवा के काम चलाते हैं। सीमा रक्षक दलों में और वहां के समाज में अच्छा संबंध प्रस्थापित हो, एक दूसरे को मदद हो, इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। शासन प्रशासन को भी इस ओर से प्रयास करने पड़ेंगे, और इसमें राज्य सरकारों का सहयोग भी आवश्यक रहता है। हमारे यहां सब काम चलेंगे, शासन कहने से केवल केंद्र शासन नहीं होता। हमारी संघ राज्य व्यवस्था है, बहुत सारे विषय राज्य सरकारों के हाथ में रहते हैं।
संविधान में कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, उस प्रणाली का हमने स्वीकार किया, उसको चला रहे, अच्छी बात है। लेकिन ये यद्यपि ये कहा गया है, किसी को ये भूलना नहीं चाहिए कि हम युगों से एक जन एक देश रहे हैं और संविधान का उद्देश्य है कि जो भी व्यवस्था हमने अपनाई हो उस व्यवस्था के जरिए उसको ऐसा ही एक जन एक देश एक राष्ट्र बनाए रखना। तो अपने राज्यों के स्वार्थों के लिए, राज्यों में शासन करने वाले अलग अलग दल होते हैं, तो अपने दलीय स्वार्थों के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है, तो करे, लेकिन एक मर्यादा का पालन हो। हमारे मन वचन कर्म से हमारी यह सनातन एकता जो है, जिसको संविधान में इमोशनल इंटीग्रेशन कहा गया है, वो इंटीग्रेशन वाला इमोशन खतरे में न पड़ जाए। कई मामलों में आपस में विवाद चलते हैं, उसके निपटारे का एक तंत्र भी है, उसको मान के चले। विवादों के चलते जनता एक दूसरे के विरोधी होके खड़े हो, ऐसा हमने कभी नहीं करना चाहिए। इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। देश का स्वार्थ सबसे ऊपर है, क्योंकि अपने देश के स्वार्थ में दुनिया का स्वार्थ है। अपने देश का स्वार्थ, भारत का स्वार्थ हमारे लिए सर्वोपरि स्वार्थ है। मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ से लेकर तो मेरे समूह के स्वार्थ तक सबकी बलि में देश के स्वार्थ के वेदी पर चढ़ा सकता हूं और चढ़ाऊंगा। ये मन में भावना रखकर राजनीतिक दलों की क्रियाकलाप चलनी चाहिए। ये सारी छोटी मोटी बातें ऐसी चलती है, उसमें माध्यमों की भी एक भूमिका रहती है। अब ये बात तो ठीक है कि कुछ मिर्च मसाला न हो, सनसनी न हो, तो पढ़ने देखने की रुचि लोगों की कम हो जाएगी, तो देखना पड़ता है। लेकिन इतना ना मोह करें हम उसका कि जिससे कोई बवंडर खड़ा होकर समाज में ही दो फाड़ उत्पन्न हो। पहले से अभी हम सब भेदों को मिटा नहीं पाए हैं। नित्य आचरण में हमारे अभी भी दूरियां बाकी है, वो कम हो, आपस में विद्वेष न रहे, ये प्रयास रहे सबका, उसको चौड़ा करने का काम अनजाने में भी हमारे हाथ से न हो, इसकी सावधानी सबको रखनी पड़ेगी। और इसके लिए समाज को भी प्रबोधन देना पड़ेगा, दायित्व देना पड़ेगा। और इसलिए शिक्षा की जो चर्चा चलती है अपने देश में, वो मुझे महत्व की लगती है, सभी को लगती है। कई अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, वो हमको बताते हैं कि देखो भागवत जी, बातें तो सब ठीक है, लेकिन जब तक आप शिक्षा ठीक नहीं करोगे ये ठीक नहीं होगा। जो बातें सुनता हूं, लगता है सारे देश में लोग चाहते हैं शिक्षा के बारे में, शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, शिक्षा का प्रयोजन क्या है, एक सहमति है।